राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से सिर्फ 2 दिन बाद 5 राज्यों के चुनावी समर की शुरुआत होने जा रही है और चुनाव के ठीक 2 दिन पहले इंडिया डेली लाइव आपको बताने जा रहा है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इंडिया डेली ओपिनियन पोल अब तक का सबसे सटीक ओपिनियन पोल होगा। सटीक इसलिए क्योंकि वोटिंग के ठीक पहले इन राज्यों के मतदाता क्या सोच रहे हैं, हम इसकी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं डायरेक्ट इनके बीच से, यानी कि इनके बीच में जाकर यह ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए। ये ओपिनियन पोल हमारे रिपोर्टर और स्ट्रिंगर्स ने 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सभी सीटों के हजारों मतदाताओं से बातचीत के बाद तैयार किया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का यह पहला ओपिनियन पोल है जो फोन पर सर्वे करके नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। तो अगले 2 घंटे में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के आधार पर यह तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसकी सरकार गिरने जा रही है, पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगले 2 घंटे तक लगातार बने रहिए हमारे साथ। जी हां, तो इंडिया डेली लाइव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सबसे विश्वसनीय राय सामने आएगी। इंडिया डेली लाइव आपको बताएगा कि इन 3 राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। तो अगले 2 घंटे में 3 राज्यों की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो एक एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल में हम तीनों राज्यों की एक एक सीट का एनालिसिस करेंगे, एक एक सीट की डिटेल आपको देंगे। किस सीट पर किस पार्टी के साथ या किस पार्टी के खिलाफ क्या समीकरण बन रहा है, क्या एंटी इनकम्बेंसी है, अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो क्या इसका सरकार को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स अगले 2 घंटे में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस ओपिनियन पोल में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, हार्ट ऑफ इंडिया, जहां 2018 में कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बीच में सियासी उलटफेर के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। लेकिन अब चुनाव के ठीक पहले जनता का मूड क्या कह रहा है, जनता किसके साथ है और इस वक्त वहां पर क्या सियासी हालात हैं, इस ओपिनियन पोल से आपको हर एक बारीक डिटेल, हर एक बारीक जानकारी समझाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा सियासी हालात से रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि इन तीनों राज्यों की जनता क्या सोच रही है। राज्यों की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। तो ओपिनियन पोल की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, मालवा रीजन से। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में 46 विधानसभा सीट आती है और इसमें किसे कितना मिल सकता है वो भी अब आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी को 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 14 से 17 और अदर्स जिसमें छोटी पार्टियां और निर्दलीय शामिल हैं वो 1। तो इस रीजन में बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं। मालवा की 46 सीटों का यह आकलन है, यह जनता की राय है कि यहां से 25 से 28 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कांग्रेस के खाते में यहां पर 14 से 17 सीटें आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट आ सकती है। हम आपको साथ ही साथ यह भी दिखा देंगे कि 2018 में इस रीजन में कितनी सीटें आई थी। तो बीजेपी को 25 से 28, कांग्रेस को अगर आप यहां नजर डालें तो 14 से 17 और अदर्स के खाते में 1 सीट जा रही है। इसके प्रत्युष अगर हम ओवरऑल चीजों को समझने की कोशिश करें तो इसे कैसे देखा जा सकता है? हमारे साथ प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हम धीरे धीरे करके बाकी रीजन के भी बारे में डिटेल देंगे। निमाड़ रीजन में 28 सीटें आती हैं। अभी देखिए ये जो आपको 0-0 नजर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में
हम निमाड़ के बारे में भी बताएंगे कि वहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल आखिर क्या क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले हम मालवा की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी को 25 से 28 सीटें यहां पर मिल रही हैं मालवा रीजन से। प्रेम जी, देखिए, मालवा बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है और वोट प्रतिशत के भी मामले में पिछले रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि यहाँ 3 से 4% का फर्क बीजेपी के फेवर में रहा है जी। तो ये यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी जैसे जो अपर आप लिमिट 28 दिखा रहे हैं, ये 28 से 30 तक भी जा सकती थी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम है बीजेपी जी। और कांग्रेस जिसके बारे में एक्सपेक्टेशन से कम आप बोल रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस अगर हम देखें तो 4 सीटों का इस ओपिनियन पोल में उनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा जो था वो 4 सीटों का कम का था। यानी कि अगर 28 तक बीजेपी यहां पर पहुंचती है तो पिछली बार ये आंकड़ा इससे कम था। नहीं, पिछले बार का आंकड़ा आप जरा दिखाएंगे तो 2018 का आंकड़ा दिखाइएगा। 2018 का आंकड़ा दिखाइएगा जरा। इस मालवा रीजन में 2018 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? इसमें बीजेपी को जितना अनुमान है उसमें से बीजेपी को बल्कि कम सीट मिली थी, लेकिन ये जो अनुमान है उसमें 4 सीटें ज्यादा दिखाया जा रहा है जी। 2018 का आंकड़ा लाइएगा, पीसीआर 2018 का आंकड़ा मालवा रीजन का, क्योंकि प्रेम जी कह रहे हैं कि शायद इस रीजन में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वोट प्रतिशत के मामले में मुझे स्ट्रांगली ये मालवा का स्ट्रांग होल्ड प्रदेश लगता है बीजेपी के लिए। हाँ। और उस हिसाब से ये आपका आकलन बहुत सही है। 25 से 28 हाँ। हम तो सोच रहे थे इससे और भी बेटर हो सकता था। तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और यहाँ कांग्रेस किसी तरीके से 14 से 17 है तो एक टक्कर में है जी। देखिए, हमारे साथ बाकी मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रेम जी हमारे साथ हैं। ऋषभ तिवारी बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे। ऋषभ तिवारी जी, मालवा रीजन में तो चलिए ये अनुमान है, ये राय है लोगों की, अभी क्या आपकी राय क्या है? सबसे पहले धन्यवाद इंडिया डेली लाइव का जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। देखिए, हमारी राय वही है जो जनता की राय है और जनता की राय यही है कि फिर से भाजपा सरकार लानी है और विकास को फिर से ट्रैक पे चलाना है। क्योंकि जहां तक अगर मालवा की बात करते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने रेन हार्वेस्टिंग को लेकर जिस तरह की योजनाएं चलाई, जो फार्मर्स को मदद मिला, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों ने देखा है। और पहले भी हमारे वहां पे वोट परसेंटेज अच्छे रहे हैं। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में ले या छत्तीसगढ़ में ले या राजस्थान में ले, जो महत्वपूर्ण राज्य जहाँ चुनाव होनी है, वहां पे जनता को पता है कि हमें किसे वापस लाना है, जहां मौजूदा हम। तो ऐसा क्या हो गया था ऋषभ जी की पिछली बार आपकी राय और जनता की राय मेल नहीं कर पाई थी? देखिए, चुनाव है सर, आपको भी पता है, ऊपर नीचे बिल्कुल ये साइनोसाइडल वेव की तरह चलता है। लेकिन इस बार का जो वेव है वो हमारे तरफ ही है, हमें कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिक्कत कहां पे मैं आपको बताता हूं। जब आप विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम बात करेंगे विकास पे और वही विपक्ष के पार्टी जरा स्क्रीन पर रोके एक सेकंड ऋषभ जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। 2018 की बात हो रही थी, ये 2018 का ये अनुमान, ये देखिए 24 सीट में इसमें +4 है। नहीं, प्रेम जी मांग रहे थे 2018 का आंकड़ा कि आप दिखाइए, हमने बोला था आपको +4 है। देखिए सामने +4 है। अगर ये ओपिनियन पोल जैसा कि हम ग्राउंड से कर लेकर हम ये भी कह रहे हैं आपको लगातार कि हमने कोई फोनो सर्वे नहीं किया कि हमने फोन करके लगाया और कहीं से कहीं का नंबर कहीं डायल कर दिया, उसके बाद हमने सर्वे तैयार किया। हमने तो ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की है। तो मालवा रीजन में बीजेपी फायदे में दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। प्रेम जी, उसके बाद में कांग्रेस के मेहमान के पास जाऊंगा। से सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस जो है उसको 4 सीटों का नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का फायदा है। अब इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा कि कौन से वो फैक्टर हैं जो बीजेपी को यहाँ बढ़त दिला रहे हैं और कौन से वो फैक्टर हैं जो कांग्रेस को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के बजाय बल्कि बीजेपी की बात करें तो जो शुरुआती दौर में जो इस रीजन से बीजेपी को ये लग रहा था कि एंटी जो पार्टी में रिबेल्स फैक्टर है वो फैक्टर नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यश हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनके पास चल रहे हैं। यश, ये जो प्रोजेक्शन मालवा का हमने सामने रखा है जिसमें +-4 में
अगर हम बात करें कांग्रेस, तो कांग्रेस मालवा में थोड़ा सा नुकसान में नजर आ रही है। आप इस प्रोजेक्शन को कैसे देख रहे हैं और आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, ये प्रोजेक्शन मुझे उम्मीद है आपका अभी अभी हुआ होगा, और ये तब हुआ है जब बीजेपी ने डर के मारे कितने ही सांसद, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के बड़े नेताओं को विधायकी लड़ने उतार दिया है। तो आपका ये सर्वे कुछ हद तक उन बड़े चेहरों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि वो बड़े चेहरे खुद भी हताश हैं, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार विजयवर्गीय जी के बारे में पूरा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं चुनाव आने तक ये जरूर कहूंगा कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, और हमने ये साफ देखा है कि जैसे इंदौर शहर ही है यदि, तो स्वच्छ भारत में नंबर 1 आने के अलावा इंदौर शहर में नागरिकों के लिए कुछ खास हुआ नहीं है। अपराध चरम पर है, बेरोजगारी है, आईटी हब के इतने सारे इन लोगों ने इवेंट किए, लेकिन ऐसा कोई खास रोजगार नहीं आया है। तो ये +-4 चुनाव में बदल सकता है और ज्यादा भी जा सकता है दूसरी तरफ, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जनता के वोट डालने तक मैं पूरे धैर्य से उनकी प्रतीक्षा करूंगा। यश श्रीवास्तव जी, पिछली बार मैं अगर सिर्फ इन 3 स्टेट की बात करूं, दो स्टेट में किसी भी पार्टी को जादुई आंकड़ा नहीं पहुंचा था, 1-2 पीछे रह गए थे। सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्लियर कट मेजॉरिटी थी जिसमें आपकी सरकार बनी। क्या इस बार भी वही सिचुएशन आपको लग रहा हो सकता है, या फिर आपका यह दावा है कि 230 में से 200 पार? प्रत्युष जी, एक अंडरलाइंग लैक ऑफ ट्रस्ट तो जनता में आ ही गया है कि हमने मतलब चुनाव जीता था कांग्रेस ने, और उसके बाद बीजेपी क्योंकि सत्ता की भूखी है तो उसने जैसे भी करके जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। तो वोट के साथ ये जो छल है ये भी जनता भूलती नहीं है। तो आप एक समय तक किसी तरह हथकंडे लगा के अपना सरकार बना सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में जनता ये भी पूछ रही है कि जब हमने आपको विपक्ष में बैठाया था, यदि आप सही मायने में काम करना चाहते हैं तो 5 साल बैठ के हमें क्रिटिसाइज करते, काम करते अपना। आपको तो सत्ता का लोभ था, क्योंकि आईटी हब और जितने भी फर्जी प्रोजेक्ट बना रखे हैं इंदौर में, जिसमें आज तक कोई भी नई कंपनी नहीं आई है, वो पूरा इनका वैसा का वैसा डंप जैसा रखा है। कचरे के अलार्म बज रहे हैं इंदौर में। तो पिछली बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार हम कांग्रेस में हो सकता है हम कुछ बड़े चेहरों को भी हरा दें जो इन लोगों ने संसद भवन से निकाल के यहाँ पे उतारे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे बीच एक वरिष्ठ सहयोगी कह सकते हैं, मीर रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ इस वक्त चुनावी चर्चा में और बहुत डेप्थ एनालिसिस इन्होंने करा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है पैनल में आपका। और मैं चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्शन अभी हमने रखा है मालवा पर, इस पर आपकी क्या राय, इस पर आप अपना रिएक्शन दें एक बार। उसके बाद निमाड़ क्षेत्र पर चलेंगे, निमाड़ में लोग क्या कह रहे हैं। विवेक, अभी तो हमने सिर्फ मालवा से शुरुआत की है जी। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा पहले आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी एक रीजन पे के रिजल्ट या एक रीजन के मतलब रुझानों को देखकर पूरे का नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इसमें अल्टीमेटली यही जाएगा और यही पूछा जाएगा और यही इसी पे सबकी निगाहें हैं कि क्या बीजेपी की सरकार वापस वहाँ बनती है या नहीं बनती है। शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये हमारे कहने की बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है, ये बहुत सबसे बड़ा सवाल यही है। तो खैर पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना कमेंट और बढ़ाएंगे। ठीक है, निमाड़ की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मालवा की हमने बात कर ली। 46 का ये प्रोजेक्शन है जो सामने अभी तक तस्वीर निकल कर आ रही है। 230 में से 46 मालवा क्षेत्र में बीजेपी यहां पर फायदे में दिख रही है। लेकिन निमाड़ में क्या होने वाला है, अब जरा निमाड़ रीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये निमाड़ रीजन में यहां पर बीजेपी 10 से 12 सीटें ला सकती है। कांग्रेस को फायदा दिख रहा है निमाड़ रीजन में, जहां पर कांग्रेस बीजेपी से तकरीबन 3 सीट ज्यादा पा सकती है। अदर्स, जिसमें निर्दलीय और बाकी छोटे दल होते हैं, उनके खाते में 1 सीट आ सकता है। लेकिन इस रीजन में, निमाड़ में, यहां पर कांग्रेस को फायदा लग रहा है। अब प्लस माइनस का डिटेल, इसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। यहां पर अगर बीजेपी पिछले 2018 के मुकाबले देखेंगे तो बीजेपी को यहां पर 4 सीटों का फायदा दिख रहा है प्रत्युष, और कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान निमाड़ रीजन में दिख रहा है। और इसकी डिटेल में भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं अन्य के खाते में जहां पिछली बार 2 सीटें आई थी, तो इस बार 1 सीट जाती दिख रही है। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा यही है कि मालवा और निमाड़ दोनों जगह बीजेपी को थोड़ा सा एज है, और कांग्रेस भी ये बात मान रही है। जिस तरह से बड़े चेहरों को उतारा गया है, तो उनका ये मानना है कि कुछ फायदा बीजेपी को जा सकता है। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मेहर सर,
ये जरा बताइए निमाड़ क्षेत्र को, और ये जो हम चूंकि ये एनालिसिस लोग 2018 यानी कि पिछले नतीजे से करेंगे कि किस रीजन में आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके मुताबिक तो ये जो ओपिनियन पोल है वो तो कह रहा है कि बीजेपी 4 फायदे में रहेगी और कांग्रेस 3 नुकसान में रहेगी, ये निमाड़ रीजन में। मीर सर, अभी मैंने जैसे कहा कि एक एक रीजन के हिसाब से हम बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको देखना है कि ओवरऑल क्या होता है। लेकिन इस रीजन में जो आदिवासी हैं और उनका जो वोट है वो किसके तरफ जाएगा, कांतिलाल भूरिया मेरे ख्याल से इसी इलाके से आते हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, पब्लिक का रुझान किस तरफ से है, वो इम्पोर्टेंट होगा देखना। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, बाकी गेस्ट से लेते हैं। ठीक है, प्रेम जी भी हैं हमारे साथ। प्रेम जी, जी आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? देखिए, इस क्षेत्र में मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल लोग कहते हैं कि समय के साथ बदलता भी है लोगों का। अगर आप 4 महीने पहले अगर ओपिनियन पोल करते हैं तो उस वक्त जो राय और निकलकर आकलन सामने आता कुछ और होता, ठीक चुनाव से पहले अगर करते हैं तो उससे पिक्चर कुछ और आती है। बिल्कुल, और अब वो फेज मध्य प्रदेश में है जबकि कम से कम नॉमिनेशन वापसी वाला दौर भी आ गया और अब प्रत्याशी तय हो गए। 2 दिन के बाद तो बटन दबाना है उनको। तो अब ये इस स्टेज में बहुत ज़्यादा बदलाव हो, इसकी गुंजाइश क्रमशः कम होती चली जाएगी इससे आगे। लेकिन हाँ, ये जो मामला निवाड़ में आपने बताया 8 सीटों का बीजेपी को फायदा और 7 सीटों का कांग्रेस को नुकसान, और फिर भी ओवरऑल में 1 सीट पीछे रह रही है। अगर पिछले बार से तुलना में देखा जाए तो कांग्रेस को 1 सीट का घाटा हो रहा है दोनों मिला करके। तो नुकसान बड़ा है, लेकिन फिर भी पिछले बार की तुलना में देखें तो कांग्रेस को 1 सीट का सिर्फ नुकसान है। और आने वाले जो बाकी जो क्षेत्र हैं जैसे ग्वालियर, चंबल, ये सब जगह आप देखेंगे कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद है, वहीं से कंपनसेशन होगा। लेकिन हाँ, इसमें निमाड़ में कांग्रेस को थोड़ा और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आदिवासियों के अपमान का मुद्दा आज भी है वहाँ। और अगर आदिवासियों के अपमान का मुद्दा आप यहां से उठाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी मंशा क्या है। प्रेम जी, आप बहुत स्मार्ट खेलते हैं और आप ये यहां से इसको आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं इस पर सौरभ दुबे जी से रिएक्शन लूं, लेकिन यश श्रीवास्तव का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। यश, निमाड़ के बारे में जो हमारा प्रोजेक्शन है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 10 से 12 बीजेपी, कांग्रेस 12 से 15 और अन्य के खाते में 1। ये जो हवा का झोंका आया था ना, जिसने महाकाल लोक खराब किया था, वो बीजेपी की सीट भी लेके आएगा कांग्रेस में। और उसी उज्जैन में एक अभी भयावह और एक और अपराध हुआ है, और बुरहानपुर थोड़ा सा संवेदनशील है। ये तमाम खबरें इकट्ठी हो चुकी हैं। तो ये सब जो आपका प्रोजेक्शन है ये और थोड़ा सा इस तरफ बढ़ेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये जो आप बीच की लाइन ले रहे हैं यश जी, थोड़ा सा बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि मैंने बीच की लाइन क्यों कही यश जी, मैं वो भी बता देता हूं आपको। क्योंकि जो प्रोजेक्शन है अभी 230 में से अभी तक हमने सिर्फ 74 सीटों का किया है, और जो ऊपर लोग देख रहे हैं 35 से 40 बीजेपी को और 26 से 32 कांग्रेस को। क्या कांग्रेस मान रही है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो ठीक ठाक, मतलब एक होता है कि आप जादुई आंकड़े से 4 सीट ज्यादा, 2 सीट ज्यादा, या ठीक ठाक मार्जिन से मतलब 20-25 सीट ज्यादा? क्या है आपका प्रोजेक्शन? प्रत्युष जी, हमारा प्रोजेक्शन तो हम बहुत, क्योंकि अभी तक आपने 200 नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा आपने कि हम 200 ला रहे हैं। नहीं, 200 देखिए, मुझे फालतू के आंकड़े देके खुशी मनाने का कोई शौक नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस को चुनेगी। मैं बेकार की बातें करूं कि भाई हम तो 230 में से 235 सीट ले आएंगे, ये काम कांग्रेस हम नहीं करते। तो मुझे तो ये विश्वास है कि उज्जैन में जो अभी रिसेंटली हमने जो इवेंट्स देखे हैं, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा है, इतने बड़े बड़े अपराध देखे हैं, वो सब जो है वो आपके प्रोजेक्शन में यहाँ दिख भी रहा है। हो सकता है उससे ज्यादा सीट कांग्रेस को मिल जाए। एक ठीक है यश आपकी बात समझ गए। एक और आंकड़ा पेश करें दर्शकों के सामने, वो आंकड़ा जल्दी से लेकर आइए। पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है आज की तारीख में, आज की डेट में? शिवराज सिंह चौहान के ऊपर 45% लोगों ने मुहर लगाई है। कमलनाथ जी के साथ 38% लोग जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 9% लोग जा रहे हैं, और दिग्विजय सिंह के साथ 2% लोग उनको अपना फेवरेट मानते हैं। यहां भी अभी शिवराज सिंह चौहान जो है वो मैदान में है और उनकी लोकप्रियता भी मैदान में है, उसकी तस्वीर सामने है।
जो ओपिनियन पोल हमने किया है, जो लोगों के बीच जाकर बातचीत की है और जो सैंपल से हमने जुटाए हैं, उसके हिसाब से तस्वीर देखिए कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। उसके बाद कमलनाथ का नंबर आता है जो कि 38% लोगों के चहेते बने हुए हैं, यानी मुकाबला बहुत कांटेगा प्रत्युष। हाँ जी, ये जो अपने आप में जो 4 फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहे, एक तरफ हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, फिर आपको सिंधिया जी भी इसमें पड़े हुए हैं, उनकी भी फोटोग्राफ इसमें लगी हुई है। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि इस हमारे इस पोल, हमारे इस जो हमारे पास रुझान है, इसके मुताबिक शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 45% लोग उनको चाहते हैं, उनके हिसाब से बेहतर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन वही बीजेपी की, मुझे ऐसा लगता है कि वो दुखती रग हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ और शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो उहापोह की स्थिति थी, लड़ेंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अल्टीमेटली उनको लड़ा दिया गया और करने के बाद, तो एक तरह से आप इसको देखिए तो वो बीजेपी के लिए स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। अगर वो स्ट्रेंथ नहीं होते तो बीजेपी चाहने के बावजूद, जैसा हमने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं राज्यों में जब चुनाव होते हैं, जहां कहीं भी बीजेपी को लगा कि ये हमारा नेता हमारी हार की तरफ हमें ले जा सकता है या हमारी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकता है, ऐसे नेताओं को, ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे लीडर को उन्होंने चुनाव से पहले बदल दिया। लेकिन हमने मध्य प्रदेश में ऐसा हो, दैट मींस के कहीं ना कहीं से उनका स्ट्रांग होल्ड कहीं था, जिस वजह से। लेकिन दूसरा जो मैं वीकनेस की बात कर रहा हूं कि इतने लंबे वक्त तक शासन करने के बाद किसी भी पार्टी और किसी भी नेता को, किसी भी आलाकमान को लग सकता है कि क्या इसकी वजह से कहीं जनता में एक फटीग तो नहीं आ जाएगा कि भाई इतने दिन से कर रहे हैं। और इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये चेहरा तो है, लेकिन इसके बाद दूसरा चेहरा कौन, विकल्प क्या है? अगर बीजेपी के पास शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा कोई विकल्प होता तो 7 नेता, 7 लेकिन जिसकी बात आप कर रहे हैं मेरे सर, वो 2 चेहरे, एक तो शिवराज सिंह चौहान जो कि लंबे समय से मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रहने का इनके पास अपना रिकॉर्ड है, दूसरा ये मजे हुए सीजन पॉलिटिशियन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। लोगों की राय है 8%, क्योंकि शायद लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि शायद वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं। उसमें एक बड़ा देखिए, जो आप टिकटों के बंटवारे का जब आप देखेंगे हिसाब, जब से पॉलिटिकल कैंपेन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ तो शुरू में इस तरह की मैसेजिंग लग रही थी, बार बार जो खबरें आ रही थी और जिस तरह से डेवलपमेंट पार्टी के अंदर हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की जितनी मीटिंग, आपको याद होगा कैबिनेट की मीटिंग की उनकी वीडियो और तस्वीरें आई, ऐसा लग रहा था जैसे वो विदाई भाषण कर रहे हो, यानी उनका आखिरी बार हो। और उसके बाद जब जब वो जनता से, बहनों से मामा बन के और नेता बन के मुखातिब हुए, उन्होंने एक तरह से बस एक ही मैसेज देने की कोशिश की कि क्या पता शायद ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके बाद इमोशनल, उसके बाद पार्टी जो है, इमोशनल संवाद भी उनका सामने आया था। तो प्रेम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद सौरभ जी आपके पास आ रहे हैं, काफी देर से सौरभ जी इंतजार कर रहे हैं। छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं कि ये जो इंडिविजुअली होता है ना कि मुख्यमंत्री के पास में कितना पॉपुलर वोट है, तो ये देखा ये गया है। देखिए, इनकम्बेंट सीएम का हमेशा ज्यादा पॉपुलर वोट होता है किसी भी स्टेट में, कोई भी। आप कह रहे हैं सीएम होने के नाते और लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे, इसका फायदा मिल रहा है। मैं सौरभ जी से कमेंट ले रहा हूं, बस कंप्लीट ही कर रहा हूं। लेकिन हम ये भी देखते हैं जहां 2 ध्रुवीय मुकाबला होता है तो ओपोनेंट और इनके बीच का डिफरेंस जब तक 10% से ज्यादा नहीं होता है, तब तक ये पॉपुलैरिटी जीत में कन्वर्ट नहीं होती। ये मेरा रिसर्च। ठीक है, सौरभ जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सौरभ जी, शिवराज सिंह चौहान को लेकर काफी बातें कही गई और जो प्रोजेक्शन अभी तक का हमने दिखाया है उसमें एक तो बीजेपी आगे दिख रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नजर आ रहे हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने जो अभी आपका जो सर्वे है ठीक चुनाव से पहले, और वो बहुत बृहद पैमाने पे आप लोगों ने सर्वे किया है। ऐसे नहीं कि आपने एक विषय के ऊपर किया, आपने मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर भी किया है, विधायक का कामकाज कैसा रहा है वो आपके सर्वे में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव के जो नतीजे आएंगे, ये सर्वे मुझे लगता है कि उसके आसपास जरूर बैठेगा, सटीक बैठेगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, ये तो बात साफ हो गई कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहती थी कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई और इतने साल राज के बाद जो है अब लोग देखना नहीं चाहते भाजपा को, तो उसमें अभी दोनों सर्वे में आपके भारतीय जनता पार्टी 4-4 सीटों पर आगे आ रही है। अभी तक कांग्रेस कहीं से भी बढ़त करती हुई नहीं दिख रही है। और शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा, उनको 45% लोग अगर पसंद कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात तो बहुत दूर
चली गई। अब बात सिर्फ ये आ गई जी, कि क्या वैभव हमारे साथ फील्ड से जुड़े हैं। सौरभ, उसके बाद आपके पास आएंगे और एक डेटा भी दे रहे हैं कि लोगों के लिए जरूरी मुद्दा क्या है, वो स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से। जरूरी मुद्दा जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वो जरूरी मुद्दे जो लोगों के लिए, इसमें सबसे टॉप पर बेरोजगारी है 28%, विकास 20%, 16% महंगाई, हिंदुत्व मायने रखता 18%, राष्ट्रवाद 3%, भ्रष्टाचार 7%, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था 5% और 3%। कह नहीं सकते कि भाई मुद्दा क्या है, उनके लिए वो खुद कहने की नहीं पता। वैभव हमारे साथ है जो ग्राउंड पर है, और वैभव ने पूरा मध्य प्रदेश छान मारा है। इसलिए सबसे पहले वैभव, आपने जो मेहनत की, जिस तरह से आपने लोगों के बीच आप जो गए, उसका रिजल्ट आज स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बताइए मध्य प्रदेश का मूड क्या है? बिल्कुल विवेक, देखिए मालवा से शुरुआत हमने की थी अपनी चुनावी चौपाल की, और यहीं से देखिए समझना बहुत जरूरी है कि मालवा और निमाड़ की सीटें कितनी महत्वपूर्ण है भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि 1 सितंबर को कांग्रेस ने नीमच से शुरुआत की थी, कमलनाथ ने अपनी शोभा यात्रा की, अपनी जो यात्रा है उसकी, और साथ ही साथ में जो अलग से भाजपा की जो चुनावी चौपाल चल रही थी, जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, उसकी भी शुरुआत नीमच से हुई। लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मालवा और निमाड़ की सीटें बहुत अहम है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। इस बार कितनी सीटें मैं मान के चलूं? आप जानते हैं कि 2018 में भी जन आशीर्वाद मालवा निमाड़ में भी सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी के साथ आया था, परंतु लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्थापित हुई थी, वैभव लोगों की बात भी सुनवाएंगे, की जनता को लेना है, लोगों की बात सुनवाएंगे और बताएंगे कि वहां के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है, मीर सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी बेरोजगारी और बाकी आंकड़े जो अभी हमने दिखाया, एक बार फिर से इसको स्क्रीन पर लेकर आएगा, मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। ये अभी जो हमने डेटा दिखाया कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन, इसमें मेरे लिए 2 शब्द जो लिखे हुए जो पीछे है वो इंपॉर्टेंट है जी। आप एक तरफ देखिए हिंदुत्व है और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद। मतलब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की जैसे ही बात होती है, जैसे ही चर्चा होती है, तो हम सब के जहन में बस एक चेहरा, एक पार्टी याद आती है, वो है बीजेपी। अब आप इसमें देखिए वो फिगर में कहाँ है, सबसे टॉप पे बेरोजगारी 28%, उसके बाद विकास का नंबर आता है 20% और फिर महंगाई 16, और हिंदुत्व हमारा 18% है। यानी अगर आप पोलराइजेशन के फैक्टर को, हिंदुत्व को और इस तरह, और नीचे राष्ट्रवाद सिर्फ 3%, यानी सिर्फ 21% मुद्दा जो है वो मुद्दा है जो कि बीजेपी के लिए समझ लीजिए कि कोर का, जो उसको एडवांटेज दे सकता है। जहां तक उसके टॉप के मुद्दे की आप बात करेंगे, जो बेरोजगारी है वो सबसे ऊपर है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए यही परेशानी वाली बात होगी। इसका काट ढूंढने के लिए देखिए अभी 2 दिन पहले की बात है, अमित शाह गए हुए थे ग्वालियर, और वहां पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जहां कहीं भी हमारे जीतने की स्थिति नहीं बन रही है, लग रहा है कि हम थोड़े से डाउन चल रहे हैं, वहां पर आप सपा बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत कीजिए। सपा बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत करने का मतलब यह हुआ कि आप दूसरे के वोट में सेंध लगाइए। यानी कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास है कि हर जगह हर सीट पर हमारी सिचुएशन अगर अच्छी नहीं हो तो अपने से नहीं कुछ और हिसाब किया जाए और अपोनेंट को डाउन करके उनके वोट को काटने के बाद बीमारी हो। यानी कि बीजेपी का जो कोर, जिस चीज पे बीजेपी को सबसे बड़ा एडवांटेज मिलने की उम्मीद है, वो नहीं है। और दूसरा एक चीज और मैं प्रत्युत जोड़ना चाहूंगा, इसका एक इसमें दूसरा एस्पेक्ट एक जो हमने दूसरा दिखाया, उसमें दिखाया कि योजनाओं से फायदा होगा या नहीं। उसमें 47% लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह की चौहान की योजनाओं से फायदा है। जी, अब ये देखिए, हम दोनों रीजन को अगर मिला दें तो दोनों रीजन के आंकड़े क्या कह रहे हैं। मालवा निमाड़ में कांग्रेस को 26 से 32 सीट मिल सकती है, दोनों रीजन में अन्य को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी। ओपिनियन पोल में मालवा और निमाड़ दोनों को अगर मिला दें तो दोनों में बीजेपी को बढ़त है, यानी कि एमपी की 74 सीटों में इन दोनों रीजन की, इसमें बीजेपी बढ़ रही है। अब हम जल्दी से अगले रीजन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक आपने मालवा और निमाड़ देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये देखिए, ये रीजन है हमारा बघेलखंड का। 51 सीटें आती है बघेलखंड। यहां पर बीजेपी को 25 से 28 सीट, कांग्रेस को 20 से 22 सीट और अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये ओपिनियन पोल बघेलखंड का 51 सीटों का। इससे पहले आपने निमाड़ का देख लिया, मालवा का देख लिया, ये तीसरा रीजन है मध्य प्रदेश का। ये भी एक बड़ा रीजन है और यहां कितना फायदा कितना नुकसान बीजेपी और कांग्रेस को हो रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। बीजेपी को 2018 में 35 सीटें मिली थी। ओपिनियन पोल कह रहा है कि इस बार बीजेपी को पिछले 35 के मुकाबले 7 सीट कम मिलेंगी। कांग्रेस को 14 सीट मिली थी 2018 में। ओपिनियन पोल कह रहा है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, 8 सीट का फायदा होगा, +8।
अदर्स के खाते में एक सीट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, यानी कि नुकसान हो सकता है। यानी कि इस बड़े रीजन में, बघेलखंड के इस बड़े रीजन में कांग्रेस को फायदा दिख रहा है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से मैं ऋषभ तिवारी का भी रुख कर रहा हूं, बीजेपी का। ऋषभ जी, बड़ा रीजन है बघेलखंड, लेकिन यहां तो आपकी हालत बहुत अच्छी है नहीं। प्रत्युष जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंडिया डेली लाइव अभी हाल ही में टॉप 10 टीआरपी में आया है, और जब टीआरपी में कोई चैनल आता है इट मींस वो जनता से कनेक्टेड होता है, जनता का विश्वास पे वो चैनल आ जाता है। तो आपने जो भी ओपिनियन पोल दिखाए हैं जो हमारे फेवर में, उस पे भी हमें विश्वास है, और जो हमारे फेवर में अभी नहीं दिख रहे हैं उस पे भी हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास हमें जनता के मतों पे है। जब वो मत गिरेगा तो वो भाजपा पे गिरेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए, इसलिए क्योंकि हमने जमीन पे अंत्योदय मूल मंत्र पे हमने काम किया है। जहां तक निमाड़ की बात है, आदिवासी इफेक्टेड क्षेत्र है वो, वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगारी का एक आंकड़ा आपने पेश किया अभी कि उन मुद्दों पे भी सवाल पूछे गए थे। तो इसी निमाड़ के अंतर्गत संकुल विकास परियोजना के तहत जो आदिवासी पलायन करते थे उनको रोक कर जहां उनकी गांव वहीं उनको रोजगार के तहत भी स्किल किया गया है। अब बड़े पैमाने पे स्टेफन भी दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इस तरह के कई प्रोग्राम, चाहे खरगोन डिस्ट्रिक्ट के सांसद बीजेपी की मैपिंग हमें पता है ऋषभ जी कि बीजेपी ब्लॉक स्तर पर कैसे काम करती है, बीजेपी सब डिवीजन स्तर पर कैसे काम करती है, पन्ना प्रमुख का क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमें पता है। लेकिन ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, ये हमने फोन करके सर्वे करके नहीं किया कि किसी को फोन कर दिया यूं ही कि बताओ वहां पर कौन जीत रहा और हमने यहां पर ये बकायदा हमारे रिपोर्टर्स जनता के बीच गए हैं, उस रीजन में गए हैं, सीट वाइज जाकर के उनसे उनकी राय पूछी है सवालों पर कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद ये ओपिनियन पोल तैयार हुआ है। इसलिए हम इसको दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं कि सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल है हमारा ये। मैं उस पे ही आपको कहने जा रहा हूं कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ये चैनल अपने आप में जनता के बीच विश्वास को पैदा किया है, अपने विश्वास को बनाया है। तो मुझे विश्वास है आपके ओपिनियन पोल पे, मैं उस पे कुछ, लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि अभी पार्टी चुनाव के मोड में है, कार्यकर्ता जनता से कनेक्ट कर रहे हैं, चुनावी रैलियां भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है। तो आने वाला जो समय आएगा हम कहीं से किसी भी रूप से चूकने नहीं वाले, हम पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में आएंगे। एक काउंटर सवाल किया गया था हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता के द्वारा कि सरकार ने, हम जनता ने में विपक्ष में बैठाया था और ये तोड़ मरोड़ के ले आए। सर, आप अच्छा होगा कि अपने पार्टी के विधायक जिनको आप टिकट दे रहे हैं उनसे अभी स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करवा ले कि आपकी नीतियों से वो टूटते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़ती नहीं है, ना खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। वो अगर आपके परिवारवाद नीतियों से टूटकर, भ्रष्टाचार नीतियों बॉन्ड से कितना पैसा मिला है वो बता दें। जुड़कर अगर वो हमारे ले जाके विधायकों को नचाना बंद कर दें और जवाब देना शुरू करें कि सरकार में रह के आपने सिवाय एक एक करके यश उनका काउंटर पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। वो काउंटर नहीं है, जुमला है। का विषय ये है, ठीक है, वो जुमला, अगर आपको पहले वो कर ले, आपको जुमला लगे, काउंटर लगे, क्वेश्चन लगे, फायर लगे, मिसफायर लगे, आपको जैसा आपको इस जवाब को लेना आप लीजिए, ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है। अब आप इस पर रिएक्ट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे यश? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमें ना बताएं इन्होंने किस तरीके से कितने राज्यों में रिसोर्ट में जा जाके विधायकों को रखा है, सरकारें जबरदस्ती बनाई है। इन्होंने ना जनता के वोट का सम्मान किया है और ना इस बात की परवाह की है कि इनके पास ये पैसा आया कहां से ये सरकारें खरीदने का। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये इसका बहुत बड़ा फसाद की जड़ है ये। तो ये हमें ना सिखाएं राजनीति। ये पहले जो भ्रष्टाचार चिल्ला के सरकार बनाने आए थे, ये पहले अपना ये खाता साफ करें कि इनके पास इतना पैसा आया कहां से। कल इनकी एक प्रवक्ता एक नेशनल चैनल पे बोलती हैं कि भाई बीजेपी के पास पैसा कहां से आ रहा है, उससे जनता को क्या करना। चैनल वाले को बोलती हैं कि आपको क्या करना। तो पहले ये उस घमंड का जवाब दें, उसके बाद हमें राजनीति सिखाएं। रहा मध्य प्रदेश का चुनाव, तो वो आप नतीजों के बाद देखिएगा। हम ये कोई दावा नहीं करते कि 230 में से हम 350 सीटें ले आएंगे। हम ये दावा जरूर करते हैं कि हमारी सरकार बनी तो उसके बाद ये काला धन, ये सारे अपराध, महिलाओं की तरफ हुए या आपके अत्याचार, इन सब का जवाब हम लेंगे। और आप बैठे ऐसे ही हंसते रहिएगा अपनी हालत पे। जी पृथ्वी जी जवाब दे दो। ठीक है। हाँ, पृथ्वी जी बस 10 सेकंड स्टूडियो से मिहिर रंजन आपसे एक सवाल करना चाहते हैं ऋषभ।
ऋषभ जी ये बताइए कि जब निकाय के यहाँ पर चुनाव हुए थे अब से थोड़े दिनों पहले, तो भी आपकी पार्टी का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। अब विधानसभा चुनाव की बारी है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं, यानी हमारा जो पोल दिखा रहा है, इस पोल में जो रुझान आ रहे हैं वो कुछ कुछ उसी डायरेक्शन में बता रहा है जो कि कुछ दिनों पहले आपके निकाय चुनाव के नतीजे थे। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर वाकई आपकी पार्टी को नुकसान होने वाला है, या नगर निकाय के चुनाव से अलग कुछ दूसरा रिजल्ट आएगा? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल बहुत ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी। और मैं उस पर जवाब ये देना चाह रहा हूँ कि हम उन पार्टियों में से हैं सर जो जीत पे ना तो हतोत्साहित होते हैं और हार पे ना तो निराश होकर बैठ जाते हैं। 365 दिन काम करते हैं। अगर हमसे कहीं चूक हुई है तो हमने उस पर मेहनत किया है, हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रशिक्षण देकर उनको तैयार भी किया है और अपनी योजनाओं को जनता को समझाने में हम उस पर कार्य भी कर रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर किसी कारणवश किसी 3 टायर इलेक्शन में कहीं हमें कमियां रही हैं तो उसको हमने अपने आप में सॉल्यूशन के तौर पर स्वीकार किया। तो आने वाला समय हम उस पर वर्कआउट करके उस बीच जाएंगे, उस बीच हम उनके सवाल को सुनकर उस पर जवाब देकर उनसे मत लेंगे। ये तो एक पहलू रहा। दूसरा पहलू, जब चुनाव में पार्टी जाती है 3 टायर इलेक्शन से ऊपर उठकर जब विधानसभा जाता है तो ओवरऑल स्टेट के मापदंड पे भी चुनाव होता है और जो पार्षद का इलेक्शन होता है वो निजी समीकरण पे ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं जनता इन आकलनों में भी जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले लेकिन लोकसभा में मोदी जी को देश ने स्वीकारा। तो इस पहलू पे हमें विश्वास है कि विधानसभा का जो परिणाम निकल कर आएगा वो थोड़ा विपरीत होगा, जो आपने 3 टायर इलेक्शन में देखा है उससे विभिन्न होगा। और दूसरी बात एक रीजन और आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें 5 सेकंड बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट होगा सर आपसे 5 सेकंड सर जी। जो हम पे ये कहा गया कि जो हमारे काबिल प्रवक्ता बैठे कि हंसिए मत, सर हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम विकास की राह पे चलने वाली पार्टी हैं और महाराष्ट्र में किसने पार्टी तोड़ा था जनता ने देखा। और उन्होंने ये नहीं कहा हंसिए मत, उन्होंने कहा कि इसके अभी भी हंसिए और आगे भी अपने आप पर हंसते रहिएगा। कैसे संदेश दिया गया था आपको जरा बताएंगे? चैनल की टीआरपी क्या है, प्रश्न कितना अच्छा है, बेकार की बातें मत कीजिए। महाराष्ट्र में भी आग लगी हुई है, संसद में 6 महीने से मणिपुर का सवाल खड़ा किए, प्रधानमंत्री जी ने चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये बघेलखंड वही वाला इलाका है जिस इलाके से बाबा बागेश्वर आते हैं। यानी सनातन की बात होती है, हिंदूवाद की बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है। अब मुझे ये बताइए, इतना ढोल पीटा गया, इतना वो उन्होंने किया, देश दुनिया हर कोने में जा जा कर कहे, और जो उनका गढ़ है वहाँ पर तो लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट, अगर मैं अपने सर्वे के मुताबिक जाऊं और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो क्या मतलब पब्लिक का मिजाज और जो बाहर में दिखता है दोनों डिफरेंट है क्या? दोनों डिफरेंट है। नहीं, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। बटन दबाने जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता होता है, क्योंकि जब आप उनसे पूछिएगा तो कुछ कहते कुछ है लेकिन बाद में बटन दबता कुछ और है। ये भी कई बार हुआ है। और भोपाल रीजन की तरफ रुख करते हैं। भोपाल रीजन में तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी 15 से 17, कांग्रेस 5 से 7, अदर्स के खाते में 0। ये भोपाल की कुल 24 सीटों का एनालिसिस इंडिया डेली के ओपिनियन पोल के साथ आपके लिए। इंडिया डेली का ओपिनियन पोल जनता के बीच जाकर हमारे रिपोर्टर्स ने सैंपल जो है वो इकट्ठा किया, लोगों से बातचीत की। लोगों से बातचीत करने के बाद ये आंकड़े हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखे हैं। ये फोन पर किया गया सर्वे नहीं है, ये जमीन पर उतर कर किया गया, लोगों के बीच पहुंचकर किया गया सर्वे है। फायदा नुकसान 2018 के मुकाबले किसको क्या मिला, किसने क्या खोया? बीजेपी 2018 में 15 सीटें, 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस के पास 9 सीटें 2018 में, 7 पर हो सकती है कांग्रेस, 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह प्रोजेक्शन भोपाल के लिए। तो अभी सिर्फ बघेलखंड को छोड़ दे तो बाकी 3 रीजन में बीजेपी एज पर दिख रही है, कांग्रेस कांटे के मुकाबले में है, लेकिन अदर्स जो हैं उनके खाते में कुछ नहीं। और 149 सीटों का प्रोजेक्शन इसी के साथ पूरा हुआ प्रत्युष, और इसमें आंकड़े सामने 75 से 85 बीजेपी, कांग्रेस 51 से 61 और अन्य के खाते में 3। देखिए 230 में से 149 का प्रोजेक्शन क्या कह रहा है? 85। अगर मैं मैक्सिमम पर जाऊं तो बीजेपी 85, कांग्रेस 61, अदर्स के खाते में 3। यानी अभी भी कुछ तस्वीर बहुत साफ नहीं है। हां 20 सीट का थोड़ा फायदा जरूर मिल रहा है बीजेपी को जरूर, लेकिन बाकी अभी कुछ और रीजन बाकी है। उस रीजन में कांग्रेस को कितना फायदा होगा यह भी देखना होगा। सौरभ द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं
बिल्कुल कह रहा हूं कि ये जो आपका ओपिनियन है, ये जो सर्वे है ना, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर के सटीक साबित होगा। इसमें जो अंतर आएगा वो सिर्फ अंतर ये आएगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू होंगी और वो जो लोगों में प्रभाव डालेंगी, वो जो एक वोट प्रतिशत बढ़ने का उसके अंदर हो सकती है गुंजाइश, वो तब होगी। और कांग्रेस का एक नुकसान आप समझिए, जो समाजवादी पार्टी के साथ अभी इनका टकराव हुआ है, और 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी से उन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें बता दी कि 65 सीटों पे हम लड़ेंगे, तो खुल के उनके कार्यकर्ता भी कांग्रेस के खिलाफ आ गए हैं समाजवादी पार्टी का। अब जो भी वोट परसेंटेज हो मध्य प्रदेश का, जो भी प्रभाव डाले, तो वो नेगेटिव प्रभाव। लेकिन सौरभ द्विवेदी, आप कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी धुआंधार रैलियां होंगी और उसके बाद आप देखिएगा लहर। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, वो लहर कर्नाटक में क्यों नहीं दिखी? देखिए, वो लहर कर्नाटक में जो आप कह रहे हैं, वो लहर कर्नाटक में थी, लेकिन कर्नाटक की जनता को जिस प्रकार से ठगा गया, आम आदमी पार्टी की नीतियों को कांग्रेस ने कॉपी किया और फ्री 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 का करके कर्नाटक को आज बर्बाद कर दिया। आज कर्नाटक के लोग त्राही त्राही इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके पास न खाने को पैसे हैं, न तनख्वाह देने के लिए सरकारी कर्मचारी को पैसे बचे हैं सरकार के पास। और ठीक वही हाल हिमाचल में भी हुआ। तो जो धोखा कांग्रेस पार्टी ने वहां पर लोगों के साथ किया कर्नाटक में, वो मध्य प्रदेश में उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि आप जीते। सौरभ जी, आप लोग जीते तो आशीर्वाद, कांग्रेस जीत जाए तो धोखा। मैं फ्री की रेवड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं यश आपसे रिएक्शन लूंगा। प्रेम जी, हमारे वरिष्ठ जो पैनलिस्ट हैं, प्रेम जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं सौरभ जी के जवाब पर और तिवारी जी के जवाब पर। प्रेम जी, अभी तक का जो प्रोजेक्शन है मध्य प्रदेश का, 149 सीटों का प्रोजेक्शन हमने रख दिया, 81 सीटें कुल बाकी रह गई हैं। 85 तक बीजेपी जा सकती है, कांग्रेस 61 तक जा सकती है। अभी तक के प्रोजेक्शन में अन्य के खाते में जी अभी तक का जो प्रोजेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस पीछे स्पष्ट रूप से। लेकिन पिछले बार का आंकड़ा देखते हैं तो अभी तुलना करते हैं तो सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी आगे नजर आती है। चारों इलाकों को जोड़ लें तो 1 सीट पर आगे नजर आती है ओवरऑल फायदे में। तो इसका मतलब यह है कि लगभग पिछला चुनाव रिपीट हो रहा है इस अभी तक की स्थिति में। लेकिन आगे आने वाला जो राउंड है, जो इलाके हैं जहां पर की कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो हमें लगता है ये जो 22-24 सीट का जो फर्क है, ये फर्क यहाँ मिटेगा और बहुत कांटे की टक्कर है मध्य प्रदेश में चल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो ऐसे भी आकलन था कि वो उसमें कांग्रेस को एज है मध्य प्रदेश में। इसमें एक चीज और स्क्रीन पर जो ये दिखा रहे हैं, इस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। कामकाज से कितने संतुष्ट है? एक बार फिर से फिगर लेकर आइएगा फुल स्क्रीन। 48% यानी 48% लोग बता रहे हैं कि वो शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं, बहुत संतुष्ट। और थोड़े संतुष्ट वाले 23% है और असंतुष्ट 29%। यानी कि कहने का मतलब जिस एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर की पार्टी में शायद चिंता होगी या बीजेपी सोच रही होगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट करना पहले ही ठीक होता या नहीं होता, ये तो हमारे आंकड़े उससे कुछ अलग कहानी बयां कर रहे हैं। ये दाव मेर जी उल्टा तो नहीं पड़ गया कि जो बीजेपी सोच रही है? क्योंकि देखिए, अपना ओपिनियन पोल जो है विवेक, ये पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पे एक तरह से कह लीजिए उनका ही इन्फ्लुएंस है। और हमारे रिपोर्टर जो हमारी कहानी जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया डेली लाइव की खासियत ही ग्राउंड पे रिपोर्टिंग है। और ग्राउंड के रिपोर्टर जो हमारे लगातार हमारे को बता रहे हैं और जो खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। और ये रिफ्लेक्शन ये बता रहा है कि तकरीबन आधी संता मध्य प्रदेश की जो है वो शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से मोटे तौर पे अच्छे से संतुष्ट है। यश कुछ कहना चाह रहे हैं? यश। प्रत्युष जी, ये आपके जो आपने विश्लेषक महोदय बैठाए हैं, इनसे कहिए कि ये थोड़ी बहुत बातें बीजेपी की भी करें। इतनी खराब एक्टिंग ना करें कि साफ साफ ही आरएसएस वाले दिखाई दें। इनकी बातें मैं सुन रहा हूं। कर्नाटक में किसने दंगे की धमकी दी, किसने हनुमान जी महाराज के नाम पे ब्लैकमेल किया, किसने अपराध को बढ़ावा दिया, और उसके बाद सर्वे से आपको दिक्कत हो रही है, उसके बाद ही हमें धोखा बोलते हैं। तो पहले तो इनको विश्लेषक हटा के प्रचारक लिखना चाहिए। एक सेकंड, सौरभ द्विवेदी, इनको बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए, अपने अपने टर्न में बोलिए, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा। मेरा नाम लिया था इसलिए मैंने इन्हीं का नाम लिया है मैंने, कांग्रेस में धोखा नहीं दिया है। और इनको बता दीजिए, हिमाचल में इतनी त्रासदियां हुई, अभी आपदाएं आई, बीजेपी के मध्य वहां पे सांसद हैं, विधायक हैं, एक ने भी कोई मदद नहीं की है। जो कुछ किया है हिमाचल की वर्तमान सरकार ने अपने दम पे किया है।
किसी ने कुछ नहीं दिया है। एक सेकंड दीजिएगा, आपदा वाली बात की हिमाचल में आपदा तो ये सौरभ तिवारी जी, ये सॉरी मैं इनका सरनेम भूल रहा हूँ, सौरभ जी जो है वो अपना डेजिग्नेशन बदल दे, विश्लेषक नहीं है। आपने आपदा की ये आरएसएस के प्रचारक हैं। प्रत्युष जी एक सेकंड, मैं 10 सेकंड लूंगा। आपने जो अभी देखिए, इन्होंने अभी आपदा का मजाक उड़ाया था, वो कह रहे थे उज्जैन में जो आपदा आई उससे भारतीय जनता पार्टी को वोट का नुकसान होगा पीछे। एक तरफ उसी आपदा का मजाक उड़ाया था इन्होंने, वो देखिए आपदा का मजाक उड़ाने वाले अब कह रहे हैं हिमाचल में जो आपदा आई उसके आधार पर वहां पर उसको मतलब वहां पर उसको गंभीरता से न लिया जाए और उज्जैन वाले को गंभीरता से लिया जाए। आप दो तरफा बातें कैसे कर रहे हैं? आप कांग्रेस के तरफ भाई, आपको समझ में नहीं आ रही है कि दो तरफा बातें कर रहे हैं आप उज्जैन की घटना को कह रहे हैं कि आपदा जो अभी हमें बाकी रीजन में भी आगे बढ़ना है, बाकी रीजन में भी आगे बढ़ना है, लेकिन जो हमने अभी जो ओपिनियन पोल में रखा था ना कि कौन सा मुद्दा उस पर कितना हावी है चुनाव में, तो उसमें हमने देखा बेरोजगारी 28%, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा वो 18% था। और अभी आप देखिए कि हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो भगवान की बात कर रहे हैं, हनुमान जी और गदा की बात कर रहे हैं। अब चुनाव में अगर हनुमान जी, गदा, भगवान ये सब कुछ आ जाए और फिर एक तरफ हिंदुत्व आ जाए तो समझिए कि ये क्या राजनीति में धर्म का कितना इंपॉर्टेंस है। भले सभी पार्टियां कहे कि हम विकास के नाम पर राजनीति करते हैं साहब, लेकिन बिना धर्म के राजनीति की गाड़ी नहीं चलती, वो भी साबित हो गई। जी मैं आ रहा हूं, मैं फिर आऊंगा यश श्रीवास्तव जी, मैं फिर आऊंगा। अभी मैं अगले रीजन में बढ़ता हूं, चंबल 34 सीटें आती है इस रीजन से, इस क्षेत्र में। बीजेपी को यहां पर कितना अनुमान है? 8 से 10 सीट। कांग्रेस को देखिए 20 से 22 सीट, ह्यूज मार्जिन, और अदर्स के खाते में 2, यानी कि चंबल के रीजन में कांग्रेस की बल्ले बल्ले, जो ओपिनियन पोल हमारा यहां कह रहा है। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि किसको फायदा किसको नुकसान, वो भी प्लेट लाइए कि 2018 में इस रीजन में किसको कितनी सीटें मिली। अब यहां बीजेपी को मात्र 7 सीट मिली थी, ओपिनियन पोल कह रहा है 8 से 10 मिल सकती है, यानी कि 2018 के हिसाब से 3 सीट फायदे में रहेगी बीजेपी। कांग्रेस को 26 मिली थी, 4 सीट का नुकसान हो सकता है यहां, फिर भी बीजेपी को कांग्रेस को यहां पर 22 तक सीटें मिल सकती हैं, अदर्स 1 यहां पर बढ़ सकते हैं, प्लस माइनस है। अब सवाल यहां पर यह है, इसके बाद प्रत्युष ओवरऑल टैली बड़ी दिलचस्प हो जाएगी, मैं ओवरऑल टैली देखना चाह रहा हूं, लेकिन चंबल में कांग्रेस को बढ़त है, ये तो इस वक्त की ओपिनियन पोल ब्रेकिंग न्यूज है ही। 34 सीटों में से 22 पर कांग्रेस को बढ़त है, और ये जो मार्जिन अभी 20 से 22 सीटों का प्रत्युष चल रहा था, ये मार्जिन जहां पर अभी बीजेपी लीड कर रही थी, अब वो जो मार्जिन है वो इक्वल हो जाएगा और यहां से गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अदर्स के खाते में भी 2 सीटें जा रही हैं। ओवरऑल टैली 183 सीटों का आपके सामने है। अब देखिए जो ओवरऑल टैली आपके सामने है, 95 से 107 बीजेपी, कांग्रेस 71 पे, और जो अदर्स हैं उनके खाते में 5। अगर उन अदर्स को भी अगर जोड़ दें विवेक जी, तो 107 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 112 होता है। अब भी आप जादुई आंकड़े से दूर हैं, 116 चाहिए होता है। अभी और रीजन भी आएगा, क्योंकि अभी सीट अभी बाकी है इसमें। प्रत्युष और विवेक, हम अभी टोटल 183 सीटों तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं 183 नहीं, चंबल की 34 सीटों की बात करना चाहता हूं, और वहां पर जो बीजेपी का नंबर है 8 से 10, और नीचे देखिए कांग्रेस का 20 से 22, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ आप कह रहे हैं, तब तो फिर ये नंबर बीजेपी की साइड में होना चाहिए था, क्योंकि आज के डेट में बीजेपी में है। यानी कि जो वहां के परंपरागत वोटर हैं, जो पहले भी स्थिति उनकी जिस तरह की थी, लॉयल्टी थी, वो आप देखिए यहाँ पर कहां पर 20 से 22, यानी कि वोटर अभी भी कांग्रेस के साथ यहाँ पर दिख रहा है। एक दूसरी बात कि यहाँ पर अगर आप ग्वालियर सीट की बात करें, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो तोमर साहब के बेटे थे, वो वहां पर चुनाव पिछली बार जो है वो कांग्रेस के प्रद्युम्न तोमर है, वो कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, लेकिन चूंकि उन्होंने पाला मतलब इधर आ गए, तो आज के टाइम पर वो बीजेपी के साथ है। लेकिन उसके बावजूद मैं देख नहीं रहा हूं कि फिगर वहां पे टर्न हो रहा है। महाकौशल बचा हुआ है, तो महाकौशल को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं। 47 सीटें बची हुई थी, 47 सीटों का प्रोजेक्शन आपके सामने। बीजेपी यहाँ 17 से 20, कांग्रेस 20 से 25। यहां पर भी महाकौशल रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त है, चंबल में कांग्रेस को बढ़त है, बघेलखंड में कांग्रेस को बढ़त है। फायदा नुकसान 2018 के मुकाबले आंकड़े आपके सामने, बीजेपी 20 थी, इस बार भी उतने पर ही रहेगी बीजेपी। हालांकि कांग्रेस पिछली बार 26 थी, इस बार 25 हो सकता है, प्लस माइनस 1 जा सकता है, 1 सीट का फायदा नुकसान हो सकता है, यानी कि कांग्रेस भी लगभग आप बराबर मानकर ही चलिए। लेकिन अन्य के खाते में कुछ नहीं है, यानी कि मुकाबला जो है
वो प्योर जो है वो बीजेपी कांग्रेस, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अब मुझे लगता है कि बड़ी पिक्चर, बड़ी तस्वीर लोगों के सामने अब थोड़ी देर में सामने आ जाएगी कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। फिलहाल स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें ये देखिए, चंबल, महाकौशल, इससे पहले हमने निवाड़ की भी बात कर ली, इससे पहले हमने बघेलखंड की भी बात कर ली, हमने मालवा रीजन की भी बात कर ली। अब ये देखिए बड़ी तस्वीर, 230 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल, और इसके मुताबिक बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 115 से 132 सीट बीजेपी को मिल सकता है। यह इस वक्त ओपिनियन पोल की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर। बीजेपी को यहां कितना फायदा कितना नुकसान वो हमने दिखा दिया 2018 के मुकाबले क्या होने वाला है। लेकिन यहां देखिए 100 से 115 बीजेपी को 230 में से सीटों में से, और कांग्रेस 91 108, यानी कि 108 मैक्सिमम जा सकती है कांग्रेस 230 सीट में। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, मैं यश जी का जल्दी से रुख करूंगा। वोट शेयर देख लीजिए, किसे कितना मिल सकता है। वोट शेयर में भी बहुत कांटे का मुकाबला आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा का फर्क है नहीं वैसे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। पॉइंट के बाद का फर्क है, मतलब 43.1 बीजेपी है तो कांग्रेस 42.2 तक पहुंची हुई है। 0.9 का फर्क है। अदर्स के खाते में 14.7 यानी कि 14.7%, यानी 43% बीजेपी, कांग्रेस 42%, अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 14%। यहां भी मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच मध्य प्रदेश में बहुत कांटे का मुकाबला है। अदर्स की जरूरत मुझे लगता है कि पड़ सकती है। एक बार जरा लाइएगा फाइनल टैली, एक बार फाइनल टैली लाइएगा स्क्रीन पर, ताकि लोगों के सामने क्लियर पिक्चर आए। 2018 में अब देखिए बीजेपी 109 सीट बीजेपी को आई थी, और उसमें उसके मुताबिक बीजेपी पिछड़ गई थी, 56 सीट का नुकसान हुआ था। मैं यश जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पिछली बार 114 सीट मध्य प्रदेश में, आप 2 सीट पीछे रह गए थे, सरकार आपकी बनी थी। क्या इस बार आपका प्रोजेक्शन 116, 18, 20 के आसपास टिक रहा है या उससे कहीं आगे बढ़ रहा है? देखिए, हमारा अपना प्रोजेक्शन इस समय जरूर 50% से ज्यादा का है। हम खुद ही अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, ऐसा हमें साफ दिख रहा है। हालांकि फिर भी यदि हम सहयोगी दल हमें मिलते हैं तो हम उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने में पूरी तरह आगे रहेंगे। कुछ बातें आपके जो डेटा पॉइंट्स थे उन पर से लेकर मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा मुद्दों का शेयर था, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, और विकास और लॉ एंड ऑर्डर, ये जो मुद्दे हैं ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट यदि है तो विकास सही मायने में नहीं हो रहा है, और उसी से लॉ एंड ऑर्डर भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही अपराध बढ़ेगा, ये हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। तो ये मुद्दे अपने आप में बहुत हैं इस राज्य में हमें आगे लाने के लिए, क्योंकि हम साफ हमेशा से अपराध के खिलाफ बात कर रहे हैं, विकास की भी सही परिभाषा पर बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी, जो ओवरऑल पिक्चर जो हमने रखी है मध्य प्रदेश की, वो आंकड़े रखिए। ओवरऑल पिक्चर जो इंडिया डेली लाइव के ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आई है, मैं उस पर आपका रिएक्शन जाऊंगा जल्दी से क्योंकि वक्त भी कम है, और उसके बाद बाकी मेहमान के पास भी जाऊंगा। ये है जी, कमोबेश पिछले चुनावों जैसी ही स्थिति है। यदि ऐसा रहता है तो भी जनता ने पिछली बार जो हम पर विश्वास दिखाया था वो हमें पूरा काम करने का मौका जरूर देगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और इस बार हमारे विधायक को कोई ये नाच गाना करके ले जा नहीं पाएगा। जी, मुझे लगता है कि प्रत्युष, हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज में, पूरे नतीजे आ जाने के बाद जो रुझान है, जो ओपिनियन अपना पोल है वो बता रहा है, मेरा सिर्फ एक मन में सवाल है कि कहीं बीजेपी के पास ये सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। मतलब इतने सारे नेता उन्होंने ऊपर से नीचे उतारे हैं कि अंदर अंदर कुछ और हमारा बात कि आपने यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उतारा, उसके बाद भी अगर ओपिनियन पोल आपका 115 में आकर टिक रहा है तो कांग्रेस 108 तक जा रही है। शहरों की क्रेडिबिलिटी क्या हुई सर? एक इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, पिछली बार और अब में
वोट प्रतिशत में अब भी बीजेपी आगे है, पिछली बार भी आगे थी, अब तब 0.8% आगे थी, आज 0.9% आगे है। तो अब ये जो 0.1% का जो फर्क है, क्या इस फर्क से सीटों का कैलकुलेशन इतना फेवर में चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी के जितना दिख रहा है? ये चूंकि ये इतना माइन्यूट मुकाबला है आमने सामने का और इतना क्लोज है कि ये थोड़ा मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं बोला जा सकता। लोग अब सोचेंगे कि ये जो अदर्स में 7 है, 7 बहुत नंबर में छोटा है, लेकिन ये खेल बड़ा कर सकता है, क्योंकि अगर घड़ी की सुई कांटा जाकर अटकता है 115 पर, आपको 116 चाहिए मैजिक फिगर, अगर किसी के पास नहीं होता तो ये 7 नंबर बड़ा रोल प्ले करता है। प्रत्युष, अदर्स की कहानी बहुत दिलचस्प है। मधु कोड़ा निर्दलीय सीट चुनाव लड़े थे, 1 सीट जीते थे और झारखंड के सीएम बन गए थे, तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं इस पर वैसे जो नंबर्स है उसमें थोड़ा भी मार्जिन किसी को मतलब लेफ्ट भी बैठ सकता है, राइट भी बैठ सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा ना तो किसी के लिए मतलब हम लब्बो-लुआब ये है कि कांटे की टक्कर है, तगड़ी फाइट है, यहाँ पर तगड़ी फाइट है कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, यानी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि जनता ने अपना जनादेश किसके हक में दिया। ऋषभ का एक रिएक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के स्पोक पर्सन है। ऋषभ, आप अभी भी हमारे ओपिनियन पोल में 1 सीट कम दिख रहे हैं। अगर 115 आती हैं आपको सीटें तो आपको सरकार बनाने के लिए फिर भी 1 सीट चाहिए होगी। कहीं 2018 वाला रिजल्ट जो है वो रिपीट ना हो जाए आपके साथ। देखिए, मैं इस पे जवाब दे रहा हूं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मधु कोड़ा की बात करके कहीं ना कहीं मेरे दिल के भीतर बैठा घाव को इन्होंने फिर से जगा दिया, उसके दर्द को निकाल दिया, क्योंकि मैं उनके सरकार का भुक्तभोगी एक जनता हूं, झारखंड से ही आता हूं मैं। ये कह रहे पार्टी में सेंधमारी की बात कर रहे थे हमारे काबिल प्रवक्ता, ये भूल गए कि मधु कोड़ा को सीएम बना के जयराम रमेश जी आके सुपर सीएम बन के झारखंड को लूटने का काम किया था। पहले बात तो ये है। दूसरी बात, आपने जो कहा कि आपके सर्वे पे कितना विश्वास है, सर हमें इंडिया डेली लाइफ पे पूर्ण विश्वास है। सर, विश्वास की बात तो किसी ने की ही नहीं आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपकी स्थिति पिछले बार जैसी दिख रही है ओपिनियन पोल में, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? सर, आपने कहा कि आपके ओपिनियन पोल पे आपके क्या विचार है जी? ओके, अच्छा ठीक है, बस हमें एक इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने हेवी वेट चेहरों को आपने उतार दिया, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया कि भाई जाओ विधानसभा का चुनाव लड़ो, अब वो लड़ भी रहे हैं, उसके बावजूद आपका कांटा 115 से ऊपर बढ़ नहीं रहा है। ये क्या संदेश है? ये क्या संदेश है? कृपया करके जवाब ले ले। हमें तो खुशी है कि हमारे पार्टी के पास इतने चेहरे हैं जिनको जब जैसा आदेश दिया जाए वो देश हित राष्ट्र हित के लिए सेवा भाव में उतरते हैं। तो हमें कोई इस बात का आश्चर्य नहीं है कि कौन नेता को उतार दिया, हमने कार्यकर्ता को उतारा है और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और जहां तक सुई फंसने की बात है, ये तो एक आकलन आपने किया, इतने 25 साल के कार्यकाल के बाद भी अगर हम 115 आपके आकलन में आ रहे हैं, जो वो लोग जो सीना पीट रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, चुनाव नहीं जीत पाएगा, 50 पार नहीं कर पाएगा, 60 पार नहीं कर पाएगा, उनके मुंह पे करारा तमाचा आज इंडिया डेली लाइफ के कर्मठ पर यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। यश, देखिए प्रत्युष जी, तमाचे का यूं है कि तमाचा तो विजयवर्गीय जी ने बीजेपी को मारा था जब उन्होंने आते ही बोला कि भाई हम तो बड़े नेता हो गए थे, और फिर उनको बीजेपी ने शायद वापस जवाब दिया जब उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठा दिया गार्ड के साथ। तो तमाचा रहने दीजिए ऋषभ जी। बाकी ये है कि अग्निवीर के समय जो जनता, जो युवाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सेना हमारे देश का सबसे बड़ा अंग है और अभी हाल ही में 2 लोग शहीद हुए हैं हमारी सेना से, जिनको सेना के पूरे उनके परिवार को बाकायदा सम्मान और लाभ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बेरोजगारी से जुड़ी हुई एक समस्या है जो कि नाटकीय रूप से अपनी बात कहने से पूरी नहीं होती है। उन लोगों को वो न्याय मिलना चाहिए, इनको नॉलेज किसी भी राज्य की सरकार को रोजगार देना चाहिए। जानकारी के अभाव में बैठ जाते हैं, चुनाव नहीं जीते जाते हैं और सेंध लगा के सरकारें जीतने के बाद बहानों से काम नहीं करते। जहां अभी तमाचे की बात हो रही थी तो मुझे ज्योतिराव सिंधिया जी पिछले चुनाव में याद आ गए कि तमाचा किसको पड़ा था और कहां पड़ा था। लेकिन आपका जो सर्वे है, आप देखिए, जहां पे 4 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे, 4 बार से भारतीय जनता पार्टी 20 साल से शासन कर रही है, कांग्रेस की स्थिति अगर वहां पर अभी भी ये है, इस चुनाव में ये है, तो कांग्रेस किस मुंह से विकास और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की बात कर रही है? भाई 56% आपके सर्वे
सर्वे के अंदर यही तीनों मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुन करके आ रही है। भाई जो केंद्रीय मंत्री जो उतारे गए, मैं 20% जो इनका बेरोजगारी का मुद्दा था वो तीनों मुद्दों के जोड़ के बात कर रहा हूं, आप नहीं समझ पाएंगे, आंकड़ों की बात कर रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं यस जी कि देखिए जो केंद्रीय मंत्री उतारे गए, सिर्फ चुनाव जीतना बीजेपी का मकसद था और बीजेपी चुनाव जीत रही है। केंद्रीय मंत्री को उतारने का जो मकसद था भारतीय जनता पार्टी का, वो मकसद पूरा हो रहा है। कोई सुपड़ा साहब तो नहीं होने जा रहा था, उनको मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे जो साथी है उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार वापस हो रही है। सुनिए, आपस में लड़िए मत। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बार भी जो नंबर्स दिखाई दे रहे बिल्कुल कांटे का है। अगर यानी किसी से 5 भी निकल के लेफ्ट राइट हो जाए तो मामला बदल सकता है। पिछली बार भी हालत ऐसी थी। इस बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी ने अपना कुनबा मजबूत करने के लिए दिल्ली से बड़ी फौज उतार दी। आपको ऐसा लगता है कि कल को पार्टी की स्थिति पिछले चुनाव जैसी हो जाए तो फिर क्या कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नया, जिनका कि तो पूरा परिवार कांग्रेसी था, ऐसा ही कोई चेहरा उठेगा और 5-7 खिसक के इधर से उधर को चला जाएगा और फिर कांग्रेस के हाथ वैसी ही हालत हो जाएगी जैसा कि पिछले चुनाव में हुई थी? नहीं, देखिए इस बार ऐसा नहीं होगा। और ये जो इन्होंने बड़े बड़े नेताओं की फौज उतारी है, उसके साथ एक समस्या भी है कि अब कई सारी भाजपाएं खड़ी हो गई हैं मध्य प्रदेश में। शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, नाराज भाजपा, छोटे नेताओं की निर्दलीय भाजपा, बहुत सारी भाजपा खड़ी है। तो इस बड़े से फौज के इनके किले को अंदर से टूटने से बचाना इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यदि शुद्ध राजनीति की बात, देखिए आखिरी मुहर तो जनता की तरफ से लगेगी जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगे और रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे तो जो नतीजा है पूरी दुनिया के सामने होगा और उस दिन हमारे इस ओपिनियन पोल के ऊपर जो जनता है वो भी मुहर भी लगाएगी। तो मध्य प्रदेश की बात हमने आपको बता दी। अब चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत